आज लगेगी क्लास कि आखिर अपनी सैलरी से अमीर कैसे बनना है, क्योंकि हर तरफ ना आजकल ये प्रोपेगेंडा चलता है कि सैलरी से अमीर नहीं बना जा सकता, खुद का कुछ करो, बिजनेस करो, रिस्क लो। हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता ना रिस्क लेना। प्रैक्टिकल मजबूरियां होती हैं जॉब करते रहने की। तो क्या अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप अमीर ही नहीं हो सकते? बिल्कुल गलत है। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे, चाहे आपकी सैलरी कितनी भी हो, अब कितनी भी का मतलब एक रीजनेबल लेवल तक हो, तो उसके बाद आप कैसे अपनी अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग से सच में अमीर बन सकते हो। अमीर मतलब करोड़पति। साथ में हम एक और चीज डिस्कस करेंगे कि अगर सैलरी बहुत कम है तो उसको बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो, क्योंकि हमेशा क्विट कर देना, लोन लेके खुद का बिजनेस शुरू कर देना, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो सैलरी में रहते हुए, काम करते हुए ही आप कैसे अमीर बन सकते हो और कैसे अपनी सैलरी को बढ़ा सकते हो, ये दोनों चीजें डिस्कस करते हैं। तो आज सैलरी से अमीर कैसे बन सकते हैं को जरा ठीक से समझते हैं इन पीके बोला। हाँ, तो अब जो मैं आपको इस वीडियो में फाइनेंशियल प्लानिंग बताने वाला हूं ना, वो वर्क करेगी अगर आपकी सैलरी 20,000 या उससे ऊपर है। तो 20,000 हो, 40,000 हो, 50,000 हो, 60, 80, ज्यादातर लोग इस प्लान को फॉलो कर पाएंगे, लेकिन मिनिमम 20-25,000 की सैलरी चाहिए। तो अगर आपकी सैलरी इससे ज्यादा है तो आप अगला टॉपिक जो इस वीडियो का है, अगले 2 मिनट उसको स्किप कर दीजिए, और अगर आपकी इससे सैलरी कम है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। तो आपकी सैलरी 20,000 से भी कम है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि मैं क्या करूं, मेरी सैलरी तो इतनी भी नहीं है, कुछ बचता ही नहीं है। तो देखो, पहले तो मुझे आपको एक वार्निंग देने दो। आपको ना बहुत सारे लोग फंसाएंगे कि 700 रुपए डालो, ट्रेडिंग टिप मैं आपको दूंगा, दिन का 7,000 बनेगा, 10,000 बनेगा। ये सब होने वाला नहीं है। ड्रीम 11 से आप अमीर बनने वाले नहीं हो, लॉटरी टिकट से अमीर बनने वाले नहीं हो, F&O इंट्राडे से नहीं बनने वाले हो। जो कैपिटल है वो भी चला जाएगा। तो इस चक्कर में बिल्कुल मत फंसना। ये सबसे पैसा बनता तो वो आपको नहीं बेच रहा होता, उसके पास भी 700 रुपए हैं, वो इंस्टाग्राम में पोस्ट डाल के आपको फंसाने के बजाय अपने 700 का 10,000 कर रहा होता। उसको पता है कि आपको जल्दी पैसा चाहिए और वो आप जैसे लोगों को अपना विक्टिम बना रहा है, शिकार बना रहा है, तो उसके झांसे में बिल्कुल नहीं आना है। सेकेंड, देखो, अगर आपकी सैलरी आज कम है ना, तो पहली चीज तो बी थैंकफुल कि आप आज के जमाने में पैदा हुए हो, क्योंकि आज ना आप कौन से कॉलेज से हो उसकी वैल्यू कम हो गई है, आपकी डिग्री क्या है उसकी वैल्यू कम हो गई है, आपके परसेंटेज क्या है उसकी वैल्यू कम हो गई। ये सब चीजें आज से 10 साल पहले तक बहुत मैटर करती थी, अब मैटर नहीं करता है। अब सिर्फ एक चीज मैटर करती है, क्या आप किसी एक चीज में बहुत अच्छे हो। और एक और अच्छी चीज हो गई, अगर आप किसी चीज में अच्छे नहीं हो लेकिन किसी चीज में आपका इंटरेस्ट है, तो आप फ्री में इंटरनेट के जरिए उस चीज में अच्छे हो सकते हो। और वो कुछ भी हो सकता है, वो मिमिक्री हो सकता है, सिंगिंग हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकता है, एसईओ हो सकता है, वेब डेवलपमेंट हो सकता है, कंटेंट राइटिंग हो सकता है, शेरो शायरी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। क्या आप किसी एक चीज में खुद को एक एवरेज इंसान से बेटर बना सकते हो? अगर बना सकते हो तो आप इंटरनेट से पैसा कमा सकते हो। आपको कोई ना कोई कंपनी जॉब भी दे देगी जिसमें आपकी सैलरी 20,000 या उससे ऊपर हो जाएगी। तो प्रॉब्लम यह है कि हम किसी भी एक चीज में एक एवरेज इंसान से शायद बेटर नहीं है, या है तो हमारे अंदर वो आत्मविश्वास नहीं है कि हम उसे इंटरव्यू में या खुद का कुछ करके लोगों तक पहुंचा सके। तो थैंकफुली आपको एक चीज में बेटर होना है, और आज की दुनिया, इंटरनेट की दुनिया आपको ये मौका देती है कि आप उससे महीने का 20,000 कमा सको। अब अगर आप महीने का 20,000 कमा रहे हो या उससे ज्यादा कमा रहे हो, तो आपके लिए ये फाइनेंशियल प्लान जो अब मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत काम आएगा। और ट्रस्ट मी, इसके बाद कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि अमीर बनने के लिए जॉब छोड़ना पड़ेगा। और अब हम 1 मिनट लेते हैं, जॉब वर्सेस बिजनेस वर्सेस फ्रीलांसिंग। आपको तीनों में से क्या करना चाहिए? देखिए, तीनों ऑप्शन में कोई एक बुरा है, दूसरा अच्छा है, तीसरा बुरा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो ऑप्शन अच्छा है जो आपको रात को चैन की नींद सोने दे। तीनों में बराबर पैसा है, तीनों में बहुत ज्यादा फेम है, तीनों के अपने कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी हैं। तो पहले हम फेम और पैसे की बात कर लेते हैं। देखिए, दुनिया के जो रिचेस्ट लोग हैं, हम मुकेश अंबानी ले लें, वॉरेन बफेट ले लें, बहुत सारे लोग ले लें, ये लोग बिजनेसमैन हैं, ये बात सच है। लेकिन इनके बिजनेसेस की वैल्यू लाखों करोड़ों में है, और इसलिए ये उसके शेयर होल्डर हैं तो दुनिया के अमीरों की लिस्ट में आते हैं। लेकिन ये अपने शेयर्स को बेच नहीं सकते,
उस पैसे को ये यूज नहीं कर सकते। मुकेश अंबानी अगर रिलायंस का 0.1% शेयर भी बेचने जाएंगे ना, तो पूरे मीडिया में हंगामा मच जाएगा, रिलायंस का शेयर खूब गिर जाएगा और उनकी वैल्यू काफी नीचे आ जाएगी। तो वो जो वैल्यू है ना, वो जो वेल्थ है, वो लॉक्ड है शेयर्स में, उसको वो यूज नहीं कर सकते। थोड़े से भी शेयर बेचेंगे, स्टॉक एक्सचेंज में न्यूज आ जाएगी, हर कोई बोलेगा कि रिलायंस में प्रॉब्लम है, और लोग वीडियोस बनाने लगेंगे, रिसर्च रिपोर्ट्स आने लगेंगी, व्हाई इज मुकेश अंबानी सेलिंग रिलायंस। तो वो बेच नहीं सकते, वो सिर्फ थ्योरेटिकल है। वर्सेस कई जॉब करने वाले लोगों को ले लेते हैं हम टिम कुक को ले लेते हैं, जॉब करते हैं ना, सुंदर पिचाई को ले लेते हैं, सत्या नदेला को ले लेते हैं, इंडिया में आदित्य पुरी को ले लीजिए, सब जॉब करते हैं, लेकिन उन कईयों की सैलरी 100 करोड़ साल की, 200 करोड़ साल की है। तो एक तो जॉब करके भी उतना ही फेम है, और दूसरा उनके पास जो 100 करोड़ रुपए उनको मिल रहे हैं ना टैक्स पे करने के बाद, वो पैसा उनका है, वो जितना चाहे उसको खर्च कर सकते हैं, जो चाहे उससे खरीद सकते हैं, तो फ्रीडम ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज दूसरे से बुरी है, तीनों में उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। आप वो चुनिए जो आपकी सर्कमस्टांसेस को सूट करता है, आपकी मेंटालिटी को सूट करता है। सिर्फ हर कोई बोल रहा है बिजनेस 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 तो करना है, ये सही नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ। अगर आपकी सैलरी 20,000 है या उससे ज्यादा है, तो आप करोड़पति कैसे बन सकते हैं, क्या इसकी कोई प्लानिंग हो सकती है? ठीक है, पहला रूल देखिए, एक ना रूल ये है इस प्लानिंग को स्टार्ट करने का, वो है 50-30-20 रूल। ये रूल सिंपल तरीके से ये बोलता है कि आपकी जो टेक होम इनकम है उसका 50% तो आप नीड्स पे खर्च कर सकते हैं। नीड्स यानी बिजली बिल, पेट्रोल, फोन का बिल, खाना पीना, बेसिक घर का रेंट, कुछ इस तरह की चीजें, इस पे आप 50% पैसा खर्च कर सकते हैं। 30% पैसा ना आप वॉन्ट्स में खर्च कर सकते हैं। अच्छे कपड़े हैं, पार्टी करनी है, कहीं घूमने जाना है, मूवी जाना है, वो आप 30% पैसों पे खर्च कर सकते हैं। इसके बाद आता है 20% जो है सेविंग्स, यानी आपको अपनी सैलरी का कम से कम 20% पैसा बचाना है और फिर उसको इन्वेस्ट करना है। तो आज ना हम ये सारे कैलकुलेशंस करने वाले हैं सिर्फ 20,000 की सैलरी से। इससे ज्यादा होगा तो भी ये कैलकुलेटर वैलिड है, लेकिन हम इसको 20,000 से ही शुरू करते हैं। हम 20,000 रुपए की बात कर रहे हैं, इसमें आपको सेव कितना करना है? कम से कम 20%। इससे ज्यादा सेव कर पाएंगे तो अच्छी बात है। तो 20% अगर आप सेव कर रहे हैं 20,000 का, तो वो होता है 4,000 रुपए। इसमें एक सवाल आ सकता है, लेकिन 20,000 की सैलरी में EMI देना है, खर्चे हैं, हम नहीं सेव कर पाते। अगर आपका जवाब यह है कि यह सैलरी काफी नहीं है, देन गो बैक टू द टॉपिक जिसमें मैंने डिस्कस किया कि आज के ज़माने में आप अपनी इनकम कितनी आसानी से बढ़ा सकते हैं। बेसिकली मैंने क्या कहा, जो भी आपकी स्किल है, जिस चीज़ में भी आप अच्छे हैं, उसको आप मोनेटाइज कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ में अच्छे नहीं हैं, इंटरनेट से फ्री में किसी एक स्किल में आप अच्छे हो सकते। लेकिन फिर अगर आपके खर्चे, फिक्स्ड खर्चे ऐसे हैं कि आप 20% नहीं बचा सकते, तो ऑनेस्टली शॉर्टकट्स की तरफ मत जाइए। एक ही ऑप्शन है, आपको आपकी इनकम बढ़ानी है। ठीक है, तो अब 4,000 रुपए आपको सेव या तो आप कर रहे हैं या करने का आपका गोल है। अब वो 4,000 रुपए जो आप सेव कर रहे हैं, उससे आप क्या करेंगे? और यही लोग गलती शुरू करते हैं। तो पहला रूल था 50-30-20 रूल। अब हम सेकेंड रूल की तरफ आ रहे हैं कि आपको उस 4,000 रुपए को कैसे उसकी इन्वेस्टमेंट शुरू करना है। तो स्टेप 2, आपको लेना है लाइफ इंश्योरेंस। और लाइफ इंश्योरेंस आपको रफली, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप यंग होंगे, 27-28 साल से 30 साल से नीचे के होंगे, तो आपको लाइफ इंश्योरेंस ना 1 करोड़ का मिल जाने वाला है, लगभग 500 रुपीज अ मंथ में। तो 4,000 में से आपके 500 रुपए चले गए। तो जब आप इंश्योरेंस लें, प्योर टर्म प्लान लीजिएगा और कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा। जैसे फैमिली में सबका लाइफ इंश्योरेंस नहीं लेना है। जो अर्निंग मेंबर है, अगर आप अर्निंग मेंबर हो तो सिर्फ आपका लेना है, आपके बच्चों का नहीं लेना है, आपके भाई बहन अगर वो अर्निंग नहीं है तो उनका नहीं लेना है, माँ बाप अगर अर्निंग नहीं है उनका नहीं लेना है, सिर्फ अर्निंग मेंबर का प्योर टर्म प्लान लेना है। किसी फैंसी स्कीम में फंसना नहीं है। स्टेप 2, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सबका लेना है। बीमार तो कोई भी पड़ सकता है, तो हेल्थ इंश्योरेंस सबका लेना है। लगभग 500 रुपए में आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी मिल जाने वाला है। तो अब 4,000 रुपए में से 1,000 रुपए आपके हेल्थ इंश्योरेंस प्लस लाइफ इंश्योरेंस में चले गए। और ये करना ही है, इसके बदले इन्वेस्टमेंट नहीं कर देना है। क्योंकि क्या होता है ना, कई लोगों से मैं सुनता हूं कि यार 500 रुपए लाइफ इंश्योरेंस में देने से बेटर है मैं 20 साल की SIP कर देता हूं 5 साल बाद। वो 5 साल में वो अमाउंट इतना बड़ा हो जाएगा, मुझे लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। उसमें मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैं 20 साल और जीने वाला हूं। अगर भगवान ना करे किसी को कुछ अगले साल हो जाता है, 2 साल बाद कुछ हो जाता है, तो 500-500 रुपए डाल के म्यूचुअल फंड में तो बहुत पैसे इकट्ठे नहीं होंगे ना 1-2 साल में, फिर आपकी फैमिली का क्या होगा। लेकिन इंश्योरेंस में आपको अगले साल भी कुछ होता है, 500 रुपए में आपने 1 करोड़ का इंश्योरेंस लिया तो आपको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे।
तो ये 20 साल की ही जब तक मेरी वेल्थ क्रिएट नहीं हो रही तब तक के लिए तो मुझे लाइफ इंश्योरेंस की सबसे ज्यादा जरूरत है, और लोग उसी को कॉम्प्रोमाइज करके वो पैसा भी म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं। तो नहीं, सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस, उसके बाद आता है म्यूचुअल फंड। सही है, ये दोनों चीजों को इसी ऑर्डर में करिएगा। अमित शाह जी बोलते हैं ना, क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। अब तो लाइफ इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, अब आपको बनाना है इमरजेंसी फंड। क्योंकि आजकल ना कभी फ्रीलांसिंग चल रही है, कभी नहीं, कभी जॉब है, कभी नहीं, कभी ले ऑफ हो गया, कभी बिजनेस ठप हो गया, लॉकडाउन लग गया, कुछ भी अनसर्टिनिटी होती रहती है, लेकिन खर्चे हमेशा चलते रहते हैं। तो पहले उसकी तैयारी करना है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट में जाना है। अब आप यंग हो, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपके घर में कोई ना कोई और अर्निंग मेंबर भी होगा, और आप सेकेंडरी अर्निंग मेंबर हो। अगर ऐसा है तो 3 महीने का इमरजेंसी फंड काफी है। अगर आप प्राइमरी अर्निंग मेंबर हो तो आपको 6 महीने का कम से कम इमरजेंसी फंड बनाना है। अब 3 महीने का इमरजेंसी फंड समझते हैं। अगर आपकी 20,000 सैलरी है तो हमने क्या कहा, 50-30-20 रूल, यानी 50% पैसा आपकी नीड्स हैं, जरूरतें हैं, जिसको आप अवॉइड नहीं कर पाओगे। आपकी नौकरी चली भी जाए तो भी अवॉइड नहीं कर पाओगे। यानी 10,000 रुपए महीने का आपका ऐसा खर्चा है कि वो पैसा तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो आपका इमरजेंसी फंड ना कम से कम, अगर आप सेकेंडरी अर्निंग मेंबर हो तो 3 टाइम्स योर नीड्स होना चाहिए, प्राइमरी अर्निंग मेंबर हो तो 6 टाइम्स योर नीड्स होना चाहिए। यानी अगर आपका महीने का नीड्स पे खर्चा 10,000 रुपए महीना है तो आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए 30,000 रुपए का कम से कम। इससे ज्यादा होगा तो अच्छी बात है। अब ये 30,000 रुपए कैसे आएंगे? वो जो 4,000 रुपए आपके सेविंग्स वाला पार्ट था, उसमें से 1,000 रुपए तो हर महीने आपको इंश्योरेंस को देना है, वो पैसा तो चला गया। आपके बच रहे हैं हर महीने 3,000 रुपए। वो 3,000 रुपए से ना अभी आप इन्वेस्टमेंट शुरू मत करिए। आप 10 महीने तक उस 3,000 रुपए को जोड़ते जाइए और सेविंग्स अकाउंट में पहले 30,000 रुपए रखिए और उस पर ऑटो स्वीप ऑन कर दीजिए। या आपको लगता है कि आप उसको खर्च कर दोगे, इस अकाउंट पे रहेगा, तो उसको एफडी कर दीजिए, जो ब्रेक हो सके आधे 1% पेनल्टी के साथ, उसको उस अकाउंट से या तो हटा दीजिए और आप बनाइए अगले 10 महीनों तक 3,000 रुपए जमा करके अपना इमरजेंसी फंड। ये है जब आपने कमाना शुरू किया उसके शुरू के 10 महीने आपको ये करना है। लाइफ इंश्योरेंस आपको सबसे पहले लेना है, क्योंकि जितनी यंग एज में आप लोगे उतना प्रीमियम कम होगा। तो ये हो गया 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स। आपने अपनी इंश्योरेंस प्लानिंग कर ली, हेल्थ और लाइफ की, और आपने इमरजेंसी फंड बना लिया। अब 11वें महीने से शुरू होगा इन्वेस्टमेंट। हाँ, अपन क्या करते हैं, पहले महीने से इन्वेस्टमेंट शुरू, वैसा नहीं करना है। ये जो 10 महीने ना आपको मिल रहे हैं जब आप इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं कर सकते, तब तक आप कुछ और कर सकते हो। तब तक आप क्या कर सकते हो पता है? आप ना पेपर इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। जैसे आप ticker.finology पे जाके जो स्टॉक्स आपको पसंद आ रहे हैं, अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग करने वाले हो तो जो स्टॉक्स आपको पसंद आ रहे हैं आप उसको वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो, एक डमी पोर्टफोलियो बना सकते हो और देख सकते हो कि आपका वो पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्म कर रहा है। उससे आपको साल भर गलतियां सुधारने का मौका मिलेगा और सीखने का मौका मिलेगा। तो किसी भी प्लेटफॉर्म में आप चाहे टिकर बाय फिनोलॉजी में जाइए या कहीं और जाइए, आप एक पेपर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना लीजिए। इससे आप सीखोगे भी बहुत और आपको अपनी गलतियां देखने का मौका भी मिलेगा, ताकि 11th मंथ से जब आप इन्वेस्टिंग शुरू कर सको तो आप प्रॉफिटेबल हो सको। वरना पहला साल तो ना लॉसेस सहने में, गलतियां सुधारने में चला जाता है। लोग असली पैसे से गलतियां सुधारते हैं, आप मॉक पोर्टफोलियो बना के फ्री में गलतियां सुधार लो, बेटर रहेगा। तो जब आप 11th मंथ से इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हो, अब आपके पास 3,000 रुपए पर मंथ है। अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का बहुत कीड़ा है, बहुत मजा आता है, बहुत पैशन है, तो करिए। उससे आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलने वाले हैं या आप बहुत अमीर होने वाले हो, ऐसा नहीं है। अगर आपका फाइनेंशियल प्लानिंग का एम है कि बस मेरी वेल्थ ग्रो होनी चाहिए, मेरी वेल्थ कंपाउंड होनी चाहिए, तो आप ऑनेस्टली स्टॉक्स को भूल सकते हो और जो मैं बता रहा हूं वो करो। एक चीज तो कंफर्म है कि आज से 30-40 साल बाद आप बूढ़े होने वाले हो, यानी आपको लगेगा रिटायरमेंट प्लान। उसके लिए बेस्ट तरीका क्या है? नेशनल पेंशन स्कीम। तो जो 3,000 रुपए है ना, उसमें से कम 1,000 रुपए आप हर मंथ नेशनल पेंशन स्कीम में डालते रहिए। स्टेप 2, उसके बाद आएगा, कई बार ना ऐसा होता है कि देश बुरे समय से गुजरता है, फिर देश का अच्छा समय आता है। ये हर 10 साल में एक बार ऊपर नीचे होता रहता है, जिसके कारण ना स्टॉक मार्केट, जब देश में कुछ आर्थिक प्रॉब्लम आए तो स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, 5-5 साल रिटर्न नहीं आता। जापान में ऐसा हुआ कि स्टॉक मार्केट ने लगभग 20 साल रिटर्न नहीं दिया। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट मतलब म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स है, ये सही नहीं है। अगर भगवान ना करे हमारे देश में कुछ वैसा हो तो मेरी तो वेल्थ क्रिएशन ही रुक जाएगा। उसको हेज करने का अच्छा तरीका होता है गोल्ड।
अब गोल्ड का नाम होता है कि इसमें चार्जेस बहुत हैं, जीएसटी है, मेकिंग है, सेफ्टी है, इसलिए नॉर्मल गोल्ड नहीं, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड। आपको सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है। देखो उसमें ना मिनिमम टिकट साइज 5-6 हज़ार का है, आपको 1 ग्राम लेना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, आप हर 6 महीने में एक बार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1000 रुपए जमा करिए और 6 महीने में एक बार लीजिए, लेकिन 1000 रुपए महीना आपको सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने के लिए जमा करना है। इसके एडवांटेजेस, नो मेकिंग चार्जेस, नो जीएसटी। 15% तो आपने यहीं बचा लिया, 10% मेकिंग चार्ज लग जाता है, 3-5% जीएसटी लग जाता है, प्लस स्टॉक मार्केट से ये 5% सस्ता भी मिल जाता है, 20% बचा लिया। सेफ्टी वेफ्टी का पंगा नहीं, सॉवरिन है यानी गवर्नमेंट की तरफ से है, डीमैट अकाउंट में शेयर्स के जैसे रहता है। उसके बाद आपके इन्वेस्टमेंट पे 2.5% का ब्याज भी मिलता है। सोने पे ब्याज कौन देता है? तो हमने देखा 15% तो आपने टैक्सेस और मेकिंग चार्जेस में बचा लिया, 5% ये आपको सस्ता मिल जाएगा बाजार के भाव से, और 2.5% का आपको ईयरली ब्याज भी। यानी फिजिकल गोल्ड से ये 22-23% इसको खरीदना इज चीपर, इट्स बेटर, इसलिए सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड ही लेना है। इसके अलावा आप इसमें जो कैपिटल एप्रिसिएशन अर्न करोगे वो भी, अगर आप पूरे 8 साल तक रखते हो इस बॉन्ड को और उसके बाद रिडीम करते हो तो उस पर भी आपको टैक्सेस नहीं देने हैं। तो ये हो गया सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड। अब आपके पास बचे 1000 रुपए और। इसको ना अगर आपको बहुत सिंपल रखना है इन्वेस्टमेंट, तो आप कोई ब्रॉड इंडेक्स फंड में डाल दो। निफ्टी 100 हो सकता है, निफ्टी 50 हो सकता है, निफ्टी 200 हो सकता है, ऐसे किसी भी ब्रॉड इंडेक्स में आप 1000 रुपए वैसे किसी इंडेक्स फंड में डाल दो और भूल जाओ, और हर साल डालते रहो। अब एक सवाल आएगा कि ये हजार रुपए डाल के मैंने कौन सा अमीर बन जाना है? जी आपने अमीर बन जाना है। अभी तो हमने एक चीज कैलकुलेट नहीं की कि आपकी सैलरी हमेशा 20,000 नहीं होने वाली है। मुझे भरोसा है कि आप अपनी स्किल्स बढ़ाओगे और आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। तो जब आपकी सैलरी बढ़ेगी ना, आप ये हमेशा सारी जिंदगी हजार रुपए इन्वेस्ट नहीं करने वाले हो, आप इससे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने वाले हो। तो जब आप ज्यादा इन्वेस्ट करोगे, ज्यादा पैसा लगेगा, उस पर रिटर्न ज्यादा मिलेंगे, वो फायदा। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये वीडियो उस बारे में है नहीं, लेकिन मैं जानता हूं अब तक आपको पता होगा ना उसके पावर को, फिर भी मैं आपको एक कैलकुलेटर की तरफ लेके जाता हूं। तो ये है फिनोलॉजी का स्टेप अप एसआईपी कैलकुलेटर। तो आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। तो मैंने इसमें ये अज्यूम किया है कि आप हर साल ना जो प्रेजेंट इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे इस साल आप 3000 इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अगले साल आप उसको 15% बढ़ा पाओगे। यानी अगले साल आप 3000 ही इन्वेस्ट नहीं करते रहोगे, आप शायद 3500 रुपए इन्वेस्ट करोगे, उसके बाद आप उसको 15% फिर बढ़ाओगे। अब इसमें एक सवाल आएगा कि किसकी सैलरी हर साल 15% बढ़ती है? वेल, फिनोलॉजी में तो बढ़ती है, लेकिन ठीक है, मैं समझ रहा हूं ये सवाल बहुत जेन्युइन है। तो देखो इसका जवाब ये है कि महंगाई बढ़ती है हर साल 6-7% से, और आपकी सैलरी अगर 10% से भी बढ़े तो देखो आप तो अपना सैलरी का 20% पार्ट ही इन्वेस्ट कर रहे हो और उसमें आप 10% की ग्रोथ ले आए, लेकिन बाकी जो 80% बचा नीड्स और वांट्स वाला, वहां आपके खर्चे 6% से ही बढ़े, यानी वहां का 4% भी तो आप इन्वेस्ट कर पाओगे ना। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी है 20,000, हम 5-6% का इन्फ्लेशन मानते हैं, कैलकुलेशन आसान होगा, अभी 5% मानते हैं। अब आपको इंक्रीमेंट मिल गया, सैलरी बढ़ गई 10%, 10% तो बढ़ती है ना, तो सैलरी हो गई 22,000। अब 20,000 जब आपकी सैलरी थी तो आपके नीड्स और वांट्स के खर्चे थे 50 + 30 यानी 80%। तो 20,000 की सैलरी का 80% होता है 16,000। अब आपके पिछले साल नीड्स और वांट पे खर्चे थे 16,000। अब महंगाई बढ़ गई, अभी हम अज्यूम कर रहे हैं 5%, यानी जो पहले आपका काम 16,000 में हो जाता था उस पे अब 5% कॉस्ट आपको और आ रही है, यानी 800 रुपीज आपके और खर्च हो रहे हैं। तो पिछले साल जो काम 16,000 में होता था अब 16,800 में हो रहा है। ठीक है, आपकी सैलरी बढ़ी है 2,000 रुपए, जिसमें 800 रुपए तो महंगाई भी बढ़ गई, तो आपके खर्चे 800 रुपए बढ़ गए, अभी भी 1200 रुपए आपके पास हैं। अब इसको समझते हैं, जो 20% रूल है कि 20% आपको सेव और इन्वेस्ट करना है। तो जब आप 20,000 कमा रहे थे तो उसका 20% होता है 4,000। अब आप 22,000 कमा रहे हो, उसका 20% होता है 4,400। और ध्यान रखिए आपकी सैलरी 2,000 बढ़ी, 800 तो आपके चले गए महंगाई बढ़ने से, आपके खर्चे बढ़ने के कारण। अभी भी आपके पास 1200 बचे हैं। अब 1200 में से अगर मैं 10% ही अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाऊं तो वो होता है 400 रुपीज, लेकिन आपके पास 1200 रुपीज है। तो आप चाहो तो 10% से ज्यादा
अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हो। हालांकि आपकी सैलरी 10% ही बढ़ी है, लेकिन आप अपना इन्वेस्टमेंट ना 25-30% से बढ़ा सकते हो। तो ये एक पावर ना हम मिस कर जाते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे अगर आप हर साल अपना इन्वेस्टमेंट 15 या 20% बढ़ाते रहो, इसको सिंपल ही रखते हैं, कम रखते हैं, 15% बढ़ाते रहो तो क्या होगा। तो आपने शुरू किया 4,000 रुपए बचाने से, 1,000 इंश्योरेंस पे लग गए, 3,000 रुपए आप हर महीने इन्वेस्ट करने लगे। अगर आप अभी 20 से 25 साल के हो तो बाय द टाइम यू रीच 40-45, अपन तब तक का टाइम लेते हैं, 20 साल लेते हैं, आप हर साल 3,000 रुपए इन्वेस्ट करने से शुरू किया, उस इन्वेस्टमेंट को आप 15% से बढ़ा रहे हो। ये मैंने अभी दिखाया कि आपकी सैलरी 10% भी बढ़ती है तो भी आप कर सकते हो, और ऐसा आप कर रहे हो अगले 20 ईयर्स तक, आपको रफली रिटर्न आ रहा है 12-13% के आसपास। तो 20 साल बाद बाय द टाइम यू आर 40, आपके पास होंगे 1 करोड़ रुपए, आप करोड़पति बन चुके होंगे। अब मुझे पता है अगला सवाल क्या आने वाला है। अगला सवाल ये आने वाला है कि 20 साल बाद 1 करोड़ की वैल्यू ही क्या रहेगी। काफी रहेगी। यहां हमें अभी 2 चीजें और समझनी है। पहला कि 20 साल में आपके पास 1 करोड़ होंगे बाय द टाइम यू आर 40, 42, 45। अगर आप 5-6 साल और रुक जाओगे ना तो ये 1 करोड़ बढ़ के 2 करोड़ हो जाएगा, यानी बाय द टाइम यू आर 50 आपके पास 2 करोड़ रुपए होंगे। और इसमें 2 सवाल आते हैं, एक तब वैल्यू क्या होगी 2 करोड़ रुपए की, और दूसरा बूढ़े होके अमीर होके क्या फायदा। ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं। तब भी ना आज से 25-30 साल बाद भी 2 करोड़ की वैल्यू रफली अगर 5-6% की ही महंगाई होती है तो भी आपके पैसे की वैल्यू आज से 25-30 साल भी बाद भी आज के हिसाब से 65-70 लाख के आसपास होगी। तो सोचो अगर आपके पास आज 65-70 लाख रुपए होते तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते ना। तो ये काफी अच्छा अमाउंट होता है। सेकंड, ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ सिर्फ 15% करते हो, जैसे मैंने आपको 20,000 और 22,000 वाले एग्जाम्पल में दिखाया कि आपको 400 रुपए और इन्वेस्ट करना है अगर आपको 10% बढ़ाना है, लेकिन आपके पास 1,200 रुपए एक्स्ट्रा है, तो आप चाहो तो 20% भी हर साल इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हो। एक और फैक्टर, आपकी शादी होगी, हो सकता है आपका पार्टनर भी अर्निंग हो, तो जब 2 लोग मिलके कमाएंगे तो खर्चे एकदम से डबल नहीं होंगे, कई खर्चे कॉमन होते हैं, घर का खर्चा उतना नहीं बढ़ेगा, तो आप हो सकता है आपकी सेविंग्स ज्यादा हो सके। इसके अलावा आप कभी खुद का कुछ बिजनेस करोगे, कभी आपको सैलरी में 10% से ज्यादा की भी तो ग्रोथ मिलेगी, कभी 20% की ग्रोथ मिलेगी, 30% की ग्रोथ मिलेगी, वो भी हमने काउंट नहीं किया है। और इसके बाद एक फाइनल सवाल, 50 साल की उम्र में अमीर होके क्या फायदा। ये तो मैंने जो आपको बताया ना, ये वर्स्ट केस सिनारियो। अगर आपकी सैलरी को ज्यादा जंप मिल जाता है, अगर आपके इन्वेस्टमेंट में ज्यादा अच्छा रिटर्न आ जाता है, अगर आप थोड़ा ज्यादा सेव करके इन्वेस्ट कर सकते हो सकता है आप 35 तक पहुंच जाओ, आप 40 में अमीर हो जाओ और आप बूढ़े नहीं होने वाले हो। जैसे मेडिकल साइंस बेटर हो रहा है, जैसे साइंस हमारी बॉडीज को, हमने जब वर्ल्ड वॉर 2 के समय ना हम लोग एवरेज 30-35 साल जीते थे, आज भारत में एवरेज लोग 75 ईयर्स के आसपास जी रहे हैं, डेवलप्ड देशों में 85 साल तक जी रहे हैं। बाय द टाइम हम 40-50 के होंगे, शायद एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 90 साल हो जाए और लोग हेल्दी तरीके से जिए। तो अगर आप 40-45 साल की उम्र में भी करोड़पति बन रहे हो तो आपके पास आधी जिंदगी बचेगी उस पैसे को एंजॉय करने के लिए। ये गैम्बलिंग करके दिन भर अपना पैसा उड़ा के सारी जिंदगी हैंड टू माउथ जीने से बेटर है कि आप महीने का 15-20% पैसा बचा लो, 1,000-2,000 रुपए इन्वेस्ट करते रहो। ये गैम्बलिंग करने से बहुत ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें आपके करोड़पति बनने के चांसेस ऑलमोस्ट सर्टन है। जब आप जुआ खेलते हो तो करोड़ में से कोई 1 करोड़पति बनता है। जब आप ये करोगे ना, आपके चांसेस काफी ज्यादा होंगे, मेजॉरिटी चांसेस होंगे, प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में होगी कि आप अमीर बनो। और कुछ सालों में जब आप करोड़पति बन जाओ ना, तो मेरा 1% कमीशन मुझे देना भूलना नहीं। मैं अपना बैंक अकाउंट भी इस वीडियो के कमेंट में डाल के रख दूंगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। अगर आप देख रहे हो ना, कुछ लोग डिप्रेस्ड हैं कि हमारी सैलरी अच्छी नहीं है, पैसा नहीं बचता है, आसपास आपके लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो को शेयर करिए। अगर इस वीडियो ने आपकी हेल्प की हो, इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके इसे रेट जरूर करिएगा आउट ऑफ 10, ये आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि उससे मुझे हेल्प मिलती है अपनी कंटेंट को बेटर करने में और अगले टॉपिक सिलेक्ट करने में और क्या डिस्कस करना है क्या नहीं ये डिसाइड करने में। तो इस वीडियो को कमेंट में आउट ऑफ 10 रेटिंग जरूर दीजिएगा।
इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, दबा दीजिए सब्सक्राइब बटन को और बेल आइकन को। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।